अब हम वापस चलते हैं कश्मीर की समस्या की ओर। अभी हमने कश्मीर की समस्या का जो अध्ययन किया वह एक वाइडर पर्सपेक्टिव में, एक बड़े आयाम के तहत किया, लेकिन कश्मीर समस्या को थोड़ा और गहराई से समझने की ज़रूरत है। हमने जैसा जाना कि कश्मीर का मुद्दा भारत की स्वतंत्रता से ही जुड़ गया और उसके पीछे पाकिस्तान की नापाक गतिविधियां शामिल थीं। अब हम थोड़ा कश्मीर समस्या को कारण और प्रभाव के रूप में समझने की कोशिश करें। कारण और प्रभाव कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या पर नज़र डालने से पहले हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना पर एक नज़र डालें। उस प्रस्तावना में देश की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। एकता और अखंडता। प्रस्तावना यानी हमारे संविधान की पुस्तक का वह पहला पृष्ठ जो संवैधानिक रूप से लागू तो सबसे आखिरी में किया गया, लेकिन है हमारे संविधान का पहला पृष्ठ जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, लक्ष्य को स्पष्ट करता है। तो केंद्र के सामने इस संवैधानिक प्रावधान के तहत सभी राज्य समान हैं और उस सभी राज्य की समानता के तहत किसी भी राज्य को कोई विशेष सुविधा दिए जाने का आश्वासन संविधान द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि उल्टा संविधान ये स्पष्ट करता है कि किसी भी राज्य को कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा। सभी राज्य समान रहेंगे। लेकिन संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 370, या अनुच्छेद था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब हम यही कहेंगे कि अनुच्छेद था 370, और ये इसमें जो आश्वासन दिए गए हैं वे संविधान की इस प्रस्तावना के खिलाफ जाते हैं, एक अपवाद के रूप में थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि किसी एक राज्य को अपवाद मानते हुए उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए, और फिर ऐसे क्या अधिकार दिए गए, ऐसी क्या व्यवस्था थी? इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको ये स्पष्ट कर दूं कि अब ये अधिकार हटा लिए गए हैं। आज से 2 वर्ष पूर्व अगस्त के माह में धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां थीं जिसके कारण जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया, एक विशेष राज्य का स्तर प्रदान किया गया जो प्रस्तावना की भावना के खिलाफ था। और इसी विशेष राज्य के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर को कई मामलों में कुछ उन्मुक्तियां थीं, कुछ विशेष अधिकार थे। स्वतंत्रता से पहले भारत में 2 तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी। एक जहां ब्रिटिश कानून लागू था और दूसरा जहां देशी नरेशों का शासन था। ये तो आपको मालूम ही है। ब्रिटिश कानून जहां लागू था वो एक तरह का क्षेत्र था, वहां एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, और देशी नरेशों का जहां शासन था, रियासतें, वहां पर एक अलग तरह की व्यवस्था थी। इस प्रकार 2 तरह के राज्यों का अस्तित्व था, और वह अस्तित्व तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार संवैधानिक रूप से दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा होती है और उसके बाद 14 अगस्त 1947 तक भारत संघ, पाकिस्तान या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का इन रियासतों को एक मौका मिलता है। उनको पूछा जाता है, उनको इस बात की स्वतंत्रता दी जाती है कि वो भारत संघ में शामिल हों, संघ यानी यूनियन, या पाकिस्तान में शामिल हो या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। 15 अगस्त 47 तक कश्मीर के तत्कालीन राजा जो डोगरा
समुदाय के थे। उनका नाम था राजा हरि सिंह। जैसा मैंने पहले बताया, इन्होंने न भारत में मिलने की मंशा दिखाई और न पाकिस्तान में विलय की मंशा दिखाई। परिणामतः कश्मीर के संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा सामने नहीं आ पाई 15 अगस्त 1947 तक, जहां मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई 47 को स्वतंत्र विभाग बना, एक राज्य निर्माण विभाग, जिसके तहत सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो सबका राज्यों का विलय करें। ये 5 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन राजा हरि सिंह किसी तरीके से इसको टालते रहे और निर्णय नहीं दिया। ना उन्होंने किसी तरह के एग्रीमेंट पे दस्तखत किए, ना विलय की कोई बात की। तो 15 अगस्त को क्या स्थिति थी? कश्मीर का मामला अधर में था, कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। और यहीं से शुरुआत होती है कश्मीर समस्या की। कश्मीर के राजा हरि सिंह जो इस संबंध में कुछ निर्णय नहीं लेते हैं, तो परिणाम क्या होता है कि कुछ अलगाववादी शक्तियां, कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियां, कट्टरवादी शक्तियां जम्मू एंड कश्मीर में अपना दावा पेश करना प्रारंभ करती हैं। हरि सिंह की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए कुछ अवांछित तत्व, कुछ ऐसे लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम अलगाववादी कह सकते हैं, या प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं, या कट्टरवादी कह सकते हैं। 24 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वहाँ से कबायली आते हैं, पाकिस्तानी सेना के साथ वे कश्मीर पे हमला करते हैं। कबायली आगे बढ़ जाते हैं और श्रीनगर की सीमा पे पहुंच जाते हैं। उनके साथ इस काम में स्थानीय लोग थे, आक्रमण करने में, कब्जा करने में स्थानीय, जिन्हें हम कह सकते हैं अलगाववादी तत्व थे, और उन्होंने पूरी मदद की। वो नहीं चाहते थे कि भारत में शामिल हों या किसी अन्य तरह से हम अपनी स्वतंत्रता खो बैठें, अपना अस्तित्व खो बैठें। तो कबायली आगे बढ़ते जाते हैं और जैसा मैंने पहले बताया, श्रीनगर से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले तक पहुंच जाते हैं सफलतापूर्वक, और रास्ते में कोई उनका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि हरि सिंह की स्वयं की कोई ऐसी विशेष सेना नहीं थी, और थी तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। ये तो औचक हमला हुआ था और भारतीय सेना कश्मीर सेना की मदद कर नहीं सकती थी उस समय, क्योंकि कश्मीर भारत का अंग नहीं बना था। आधिकारिक रूप से उसने किसी तरीके से संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जब श्रीनगर की सीमा तक 1.5 किलोमीटर पहले तक ये कबायली पहुंचते हैं, तब राजनीतिक स्थिति को हरि सिंह भांपते हैं और उनको लगता है कि अब मामला नियंत्रण से, कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और उस हड़बड़ाहट में कबायलों के हमलों से भयभीत होकर 25 अक्टूबर को वो भारत से अनुरोध करते हैं मदद की, भारत से अनुरोध करते हैं सहयोग की, हस्तक्षेप की। ये कौन सी तारीख? 25 अक्टूबर। भारत ने उसी समय तुरंत स्पष्ट कर दिया कि हम सैनिक सहायता नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अन्यथा इसे आक्रमण माना जाएगा, और साथ ही आप हमारे देश का हिस्सा अभी नहीं हो, तो इसलिए हम सैनिक सहायता करने में असमर्थ हैं। तकनीकी कारण बताते हुए तत्कालीन भारत सरकार के प्रवक्ता ने हरि सिंह को किसी तरह की सैनिक मदद देने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के विशेष दूत के रूप में वीपी मेनन हरि सिंह से मिलते हैं। यह सब घटनाक्रम एक के बाद एक बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो दूत के रूप में, उनके एम्बेसडर के रूप में वीपी मेनन राजा हरि सिंह से मिलते हैं और कहते हैं कि भारत एक गुट निरपेक्ष राज्य है और वह किसी भी स्थिति में सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकता, खासकर अपने सीमा क्षेत्र में
अतिक्रमण की स्थिति में ही सैनिक कार्रवाई कर सकता है। यदि भारत की सीमा पर अतिक्रमण होता है तो हम सैनिक कार्रवाई करेंगे, पर चूंकि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, आपने कश्मीर को अभी भारत में नहीं शामिल किया है, तो हमारे द्वारा किसी भी तरीके की सैनिक कार्रवाई करना एक अतिक्रमण माना जाएगा दुनिया की नज़र में, अन्य देशों की नज़र में। और कल को शायद आप ही कह दो कि भारत ने अतिक्रमण किया है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कहते हुए वीपी मेनन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति का हवाला दिया। ये गुट निरपेक्षता क्या है, इसके लिए आपको राजनीति विज्ञान के अन्य अध्याय की ओर जाना पड़ेगा, जिसका शीर्षक गुट निरपेक्षता है। अंत में 26 अक्टूबर यानी अगले दिन हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। अर्थात 26 अक्टूबर को हरि सिंह भारत में कश्मीर के विलय को स्वीकृति प्रदान करते हैं। और इस विलय का जो दस्तावेज था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 27 अक्टूबर 47 को भारत के गवर्नर जनरल या वाइस रॉय जो उस समय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनको दिखाया जाता है, उनको पेश किया जाता है और उनकी सहमति ली जाती है। और इस प्रकार उनको दिखाते ही, उनकी स्वीकृति मिलते ही ऐसा मान लिया, ऐसा स्पष्ट हो गया कि कश्मीर अब इस क्षण से भारत का अंग हो गया। जैसे ही वो भारत का अंग घोषित होता है, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के दस्तखत और माउंटबेटन की स्वीकृति के बाद शामिल होता है, तो भारत अपनी सेना भेजता है, क्योंकि अब तो कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। तो भारत अब स्वतंत्र था कि अपनी सीमाओं को बचाए रखने में, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत अब वचनबद्ध था। और कश्मीर चूंकि भारत का हिस्सा हो गया, तो कश्मीर के जो उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी सीमाएं थीं, वो अब भारत की सीमाएं बन गई। इसलिए भारत अब अपनी सेना भेजता है और एक तरह से युद्ध होता है भारतीय सेना और कबायलियों के बीच में। ये युद्ध के रूप में बदल जाता है। पाकिस्तान जो कबायलियों को अभी तक पीछे से समर्थन दे रहा था, जो अभी तक सामने नहीं आ रहा था, जो अभी तक आर्थिक और सैन्य मदद पहुंचाकर चुप था, अब वो कबायलियों के पक्ष में सामने आ जाता है। क्योंकि पाकिस्तान तो ये न के प्रकारेण चाहता था कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, उसके देश का हिस्सा बने। युद्ध को लंबा जब खींचते हुए देखा, तो भारत ने सुरक्षा परिषद में मामला उठा दिया। युद्ध को लंबा बढ़ते देख भारत सरकार ने यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी सुरक्षा परिषद में यह मामला रख दिया और मांग की कि वो पाकिस्तान को निर्देश दे कि कश्मीर से घुसपैठियों को निकाले, कश्मीर के घुसपैठियों को मदद करना बंद करे और भारत की भूमि पर अतिक्रमण ना करे। कश्मीर की भूमि तो अब भारत की भूमि थी, कश्मीर की सीमाएं तो अब भारत की बाहरी सीमाएं थी, उत्तरी सीमाएं थी, पश्चिमी सीमा थी। तो भारत ने प्रतिवाद करते हुए सुरक्षा परिषद पे से अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान को वार्न करे, पाकिस्तान को चेतावनी दे और इसे मजबूर करे कि वह किसी तरह की सैन्य मदद कबायलियों को ना करे, अपने घुसपैठियों को बुलाए। ये तो हुआ एक कदम भारत की ओर से। भारत ने जैसे वहाँ मामला रखा, पाकिस्तान ने उसका उत्तर दिया और उसने कहा कि भारत में विलय को वह स्वीकार नहीं करता, कश्मीर के विलय को वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह विलय धोखेबाजी में, हिंसा के माहौल में किया गया है। और धोखेबाजी से इसका अर्थ था कि भारत ने राजा हरि सिंह की विवशता का फ़ायदा उठाते हुए उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत कराए हैं। और ऐसी स्थिति में हम कश्मीर के विलय को उचित नहीं मानते, मान्यता नहीं देते। पाकिस्तान द्वारा भारत के पक्ष को नकारना, पाकिस्तान द्वारा
भारत को धोखेबाज कहने का प्रयास करना और मामला बढ़ते देख सुरक्षा परिषद निर्णय लेता है कि वहाँ पर युद्ध विराम लागू हो। 1 जनवरी 1949, देखिए सन 47 से घटनाक्रम चल रहा है। 24 अक्टूबर 47, 25 अक्टूबर 47, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और उसके बाद विलय की बात और फिर उसके बाद घटनाक्रम चलते रहता है। और जो कबायली और भारतीय फौज के बीच में जो एक तरीके से द्वंद्व चल रहा था वो अब युद्ध में बदल जाता है और युद्ध लंबा होते देख हम मामला संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान के जवाब में ये निर्णय लेता है कि युद्ध विराम लागू हो 1 जनवरी 49 से। युद्ध विराम का अर्थ क्या होता है? युद्ध विराम का अर्थ होता है कि जिस क्षण से युद्ध विराम घोषित हो उस क्षण में जो फौज जहां है वह यथावत बनी रहे, यानी कोई भी फौज अब उससे उस रेखा से आगे ना बढ़े जहां पर वो खड़ी हैं। मध्य रात्रि को संयुक्त रक्षा परिषद के हस्तक्षेप से युद्ध विराम को लेकर समझौता होता है, परंतु तब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लगभग 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ये कब्जा भारत के सैन्य कार्रवाई के पूर्व हो चुका था। कबायलियों के द्वारा, पाकिस्तानी फौज के द्वारा 40% हिस्से पर कब्जा हो चुका था और युद्ध विराम का अर्थ जैसे मैंने बताया, युद्ध विराम 1 जनवरी 1949 की रात्रि से लागू, तो उस रात को जो फौजें जहां हैं वो वहीं पे रुक जाएं, ना आगे ना बढ़ें। और ऐसी स्थिति में कश्मीर का लगभग 40% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था और 78,114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये गिलगिट का इलाका, दैमार, स्कार्दू, गिजिर, चिलास और बालिस्तान, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान से लगे हुए, इस पर अवैध रूप से पाकिस्तान कब्जा करता है। युद्ध विराम के तहत पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर जो उसने कब्जा किया हुआ था उसे वो आज़ाद कश्मीर का नाम देता है, आज़ाद कश्मीर, जबकि भारत इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो आपको ये समझना होगा कि आज़ाद कश्मीर किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को, जिसमें गिलगित, दायमार, स्कार्दू, गिजिर और चिलास, बालिस्तान, साथ ही कुछ पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र शामिल हैं आज़ाद कश्मीर में। उसे आज़ाद कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान ने उसे भारत से ले लिया है, एक तरीके से आज़ाद कर दिया है, तो इसलिए उसे आज़ाद कश्मीर कहता है। लेकिन भारत उस क्षेत्र को क्या कहता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चूंकि जहां हैं जैसे हैं की स्थिति में युद्ध विराम लागू किया गया, इसीलिए उसे नियंत्रण रेखा मान लिया गया। जहां हैं जैसे हैं वैसे ही रहें, यथावत रहें, तो उसे अब नियंत्रण रेखा बना लिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। उस समय समस्या को बाद में आपसी बातचीत से हल करने की बात की गई, परंतु बाद में ये आपसी बातचीत के कई प्रयास निरर्थक साबित हुए। परिणाम क्या कि आज भी कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दा बना हुआ है। तो सुरक्षा परिषद के द्वारा युद्ध विराम किया जाना, उस समझौते को भारत और पाकिस्तान द्वारा स्वीकार करना और 1 जनवरी 1949 में जो स्थिति थी उस स्थिति को जहां जैसे थे वैसे रहने का आदेश को मान लेना, एक तरीके से इसने समस्या को और बढ़ा दिया है। क्योंकि इस समझौते के तहत द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाने की बात की गई थी, लेकिन आज तक कितने ही दौर हो चुके हैं
लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकला। उल्टा कश्मीर समस्या ने कई युद्धों को भी जन्म दिया है। कश्मीर समस्या ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। शीत युद्ध का अखाड़ा बना दिया था जब शीत युद्ध का काल था 1990 तक, और वो मुद्दा आज भी बना हुआ है। शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन कश्मीर की समस्या और गहराती चली जा रही है। युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी युद्ध विराम के बाद, विलय संबंधी औपचारिक कार्रवाई भारत के द्वारा की गई राजा हरि सिंह के साथ। भारत अपने विलय के जो बिंदु थे विभिन्न, उनको लागू करने में लगा रहा, और राजा हरि सिंह की सहायता के लिए 1947 में जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया। टाइटल तो प्रधानमंत्री का दिया गया, वैसे वो मुख्यमंत्री ही समझिए आप, लेकिन प्रधानमंत्री का टाइटल उन्हें दिया गया। और किस लिए? हरि सिंह की मदद के लिए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शेख अब्दुल्ला की सरकार आती है और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और जम्मू कश्मीर के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की नियुक्ति की जाती है। अलग से एक संविधान सभा अलग बनाई जाती है, गठित की जाती है। राजा हरि सिंह के समर्थक एवं निर्वाचित संविधान सभा द्वारा शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में फरवरी 54 को भारत में जम्मू कश्मीर के विलय की पुष्टि भी हो जाती है। कब? 1954 में, फरवरी 1954 में। अब शेख अब्दुल्ला के द्वारा, जो हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया थे, जम्मू कश्मीर के सर्वमान्य नेता भी थे, वे भी अब जम्मू कश्मीर के विलय की पुष्टि कर देते हैं, भारत में विलय की। और 26 जनवरी 57 को जम्मू कश्मीर में संविधान सभा द्वारा निर्मित, वहाँ की संविधान सभा द्वारा निर्मित एक नए संविधान, एक कश्मीर का संविधान लागू होता है। 7 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में अनुच्छेद 370 के रूप में एक इंटरिम व्यवस्था की गई थी। इंटरिम मतलब फॉर द टाइम बीइंग, संक्रमणकालीन व्यवस्था। मैंने आपको पूर्व में बताया था अंतरिम सरकार, तो ये भी एक व्यवस्था थी, अंतरिम व्यवस्था थी, कुछ समय तक के लिए, जब तक कि स्थायी हल ना निकल जाए। और ये 370 धारा जो 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व हटाई गई और बहुत चर्चा में थी, क्योंकि वो भारत की प्रस्तावना के खिलाफ थी। ये वाली धारा को लागू कब किया गया? तारीख याद रखेंगे, 7 अक्टूबर 1949 को। लेकिन 7 अक्टूबर 1949 को लागू होने पर भी यह एक अंतरिम व्यवस्था ही थी, क्योंकि कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया था, औपचारिकता शेष थी, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। भारत पूरी तरह से विलय नहीं हो कश्मीर को राजा हरि सिंह पूरी तरह से भारत में अभी तक दे नहीं पाए थे, जो भी कारण रहे हों। पर सच्चाई ये है कि ये जो व्यवस्था 370 की गई थी, ये कुछ समय के लिए थी, तत्कालीन स्थितियों से निपटने के लिए थी, और इस उपबंध की व्यवस्था 370 के तहत एक टेम्पररी व्यवस्था थी। इस अनुच्छेद के खंड 3 में, ये जो आर्टिकल 370 है, उसके खंड 3 में साफ लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा कर सकते हैं। जहां एक और आपने ये बात समझ ली अच्छी तरह कि धारा 370 जो 1949 में लागू की गई, वह एक अंतरिम उपाय था, फॉर द टाइम बीइंग उपाय था। वहाँ आपको ये भी समझना जरूरी है कि इसी धारा में एक प्रावधान है खंड 3 के तहत, जिसमें स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के सिफारिश पर
राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा कर सकेगा। अर्थात 370 धारा को हटाने के लिए वहाँ की संविधान सभा या वहाँ की जो आप कह सकते हैं विधानसभा, वो राष्ट्रपति को अनुरोध करेगी, सिफारिश करेगी, तो राष्ट्रपति इस धारा को हटा सकते हैं। दुर्भाग्यवश जम्मू कश्मीर का भारत में औपचारिक विलय तो हो गया, उस औपचारिक विलय की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। विधानसभा, प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह, इन्होंने भारत में विलय की प्रक्रिया को पूरी तरह संपादित भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने इस अनुच्छेद को समाप्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से नहीं की। विलय के बावजूद भी इस अनुच्छेद को समाप्त करने की सिफारिश वहाँ की विधानसभा ने राष्ट्रपति से नहीं की, और ऐसा ना करने का परिणाम ये हुआ कि धारा 370 बनी रही। इस धारा को हटाने के लिए भी किसी भी तरह का दबाव भी नहीं बनाया गया भारत सरकार पर, या भारत सरकार द्वारा भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा पे कोई दबाव नहीं बनाया गया कि वह इस तरह की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजे। इससे क्या होता है, समस्या और गहराती है। एक और भारत का अंग बन गया है जम्मू कश्मीर, एक और भारत के संविधान और उसकी प्रस्तावना के पालन के लिए वह जम्मू कश्मीर वचनबद्ध है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार धारा 370 के तहत मिले हुए वे जारी हैं। परिणाम कि ये जो संक्रमणकालीन, ये जो अंतरिम उपबंध, ये जो तत्कालीन व्यवस्था जो की गई थी कुछ समय के लिए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय एक विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, आज तक या 2-3 वर्ष पूर्व तक वह दर्जा मिला हुआ था। विशेष राज्य का दर्जा भारत में पूर्णतः विलय होने के बाद भी जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, क्योंकि धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा राष्ट्रपति को भेजना था, जो उसने नहीं किया, और भारत सरकार भी किसी कारणवश जम्मू कश्मीर विधानसभा पर ये दबाव नहीं बना पाई कि वह इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजे ताकि 370 की धारा हटाई जा सके। ये धारा अंततः वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्व हटाई गई।